हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल अबाउट सिविल। लास्ट लेक्चर में हमने एक क्वेश्चन दिया था आपको, जो कि क्वेश्चन की फिगर यहाँ पर गिवन है। इसके लिए एसएफडी एंड बीएमडी हमें ड्रॉ करना था। तो क्वेश्चन फिगर आप देखो, इस क्वेश्चन फिगर में आपको ए और बी पर सपोर्ट दिख रहा है। ए पर है हिंज सपोर्ट और बी पर है रोलर सपोर्ट, और इसके बीच में दो लोड्स हैं हमारे पास। एक लोड है यूडीएल यानी कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यानी कि ए और सी के बीच में हर एक पॉइंट पर सेम लोड लग रहा है, और जैसे जैसे हम डिस्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा कवर करते जाएंगे वैसे वैसे लोड बढ़ता जाएगा, और हर पॉइंट पे सेम लोड है। और इंटेंसिटी क्या है लोडिंग की? लोडिंग की इंटेंसिटी है हमारे पास 20 किलो न्यूटन पर मीटर, यानी कि हर मीटर पर अगर हम बात करें तो 20 किलो न्यूटन लग रहा है। और अगर अब इससे क्या होता है, जब हमें इंटेंसिटी मिल जाती है तो हम कितने भी एरिया का यूडीएल फाइंड कर सकते हैं। अब इंटेंसिटी मिल गई, इंटेंसिटी का मतलब है 20 किलो न्यूटन पर मीटर, यानी कि हर एक मीटर पर 20 किलो न्यूटन का लोड आप मान के चलो। तो इससे अब हमें कितने भी मीटर का एरिया गिवन हो, कितने भी मीटर का, हम इजीली फाइंड कर सकते हैं कि उस पर यूडीएल कितना लग रहा होगा। तो अब जैसे यहाँ पर 20 किलो न्यूटन पर मीटर है और कितने लेंथ पर लग रहा है, 4 मीटर पर, तो हम 20 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 80 किलो न्यूटन, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो 80 किलो न्यूटन का हम यहाँ पर लोड मान लेंगे। यूडीएल के बाद यहाँ पर एक लगा है पॉइंट लोड है 10 किलो न्यूटन का डी पॉइंट पर। तो ए और बी सिंपल सपोर्टेड है हमारे पास। इसमें एक ए से लेकर सी तक यूडीएल लगा है और एक डी पॉइंट पर लगा है पॉइंट लोड। तो अब डिस्कस करते हैं इसका एसएफडी एंड बीएमडी। द सिंपली सॉल्यूशन में लिखा है द सिंपल सपोर्टेड बीम इज अ बीम विच हैज़ वन एंड हिंज्ड एंड द अदर रोलर सपोर्टेड। अब सिंपली सपोर्टेड कौन सा बीम होता है? तो यहाँ से आपको सिंपली सपोर्टेड बीम की बात क्लियर है कि सिंपली सपोर्टेड बीम वो बीम होता है जिसमें एक पॉइंट हिंज्ड होता है और दूसरा रोलर सपोर्टेड होता है। हिंज सपोर्ट विल हैव टू रिएक्शंस, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। अब हिंज में हमारे पास दो रिएक्शंस होती है। रिएक्शंस मैंने बताया था, जब भी हम कोई फोर्स लगाते हैं तो उसके ऑपोजिट में उस फोर्स को रोकने के लिए जो भी फोर्स बॉडी के अंदर डेवलप हो जाती है उसको हम रिएक्शन फोर्स बोलते हैं। जैसे कि अगर हम दीवार को पुश कर रहे हैं, दीवार को धक्का लगा रहे हैं, लेकिन दीवार आगे नहीं जा रही है क्योंकि दीवार ने भी उतनी ही रिएक्शन फोर्स हम पे लगा दी, इसलिए दीवार नहीं खिसकी है। तो जो भी रिएक्शन फोर्स होती है, रिएक्शन फोर्स वो फोर्स है जो कि डेवलप हो जाती है किसी भी बॉडी के अंदर, बन जाती है किसी भी बॉडी के अंदर जब उस पर हम कोई फोर्स लगाते हैं। तो सेम यहाँ पर भी रिएक्शन फोर्स है। अब हिंज सपोर्ट जब भी रहता है तो हिंज सपोर्ट में हमारे पास दो रिएक्शंस आती है। एक आती है वर्टिकल डायरेक्शन में, यानी कि अगर लोड लग रहा है तो उसको बैलेंस करने के लिए, या फिर अगर साइड से कोई फोर्स है तो उस फोर्स को बैलेंस करने के लिए। हिंज सपोर्ट में दो रिएक्शंस डेवलप होती है। हिंज सपोर्ट क्या होता था ये हम पहले से ही पढ़ चुके हैं। और दूसरा वर्टिकल एक होता है रोलर सपोर्ट। रोलर में क्या होता है? रोलर में सिर्फ एक ही रिएक्शन आती है, जिस रिएक्शन को हम बोलते हैं वर्टिकल रिएक्शन। अभी तक हमने देखा है कि सिंपली सपोर्टेड बीम वो बीम होता है जिसमें एक एंड हिंज्ड होता है और एक एंड रोलर सपोर्टेड होता है। हिंज में हमारे पास दो रिएक्शंस होती हैं, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, जबकि जो रोलर सपोर्ट होता है वहाँ पर सिर्फ एक ही रिएक्शन होती है। तो अब ए जो है यहाँ पर ए सपोर्ट दिख रहा है आपको, तो ए सपोर्ट है यहाँ पर हिंज सपोर्ट और बी सपोर्ट है रोलर। जब भी हम ये ट्राइंगल बना के नीचे दो राउंड बना देते हैं तो इसको हम बोलते हैं रोलर सपोर्ट। ये रोलर सपोर्ट को शो करने का एक सिंबल है। तो रोलर सपोर्ट को हम ऐसे शो करते हैं।
In the case of beam as shown in figure 5.2a, there is no horizontal force and hence the hinge support will have only one reaction. अब यहाँ पर जब हम देख रहे हैं इस डायग्राम में, इस फिगर में, तो यहाँ पर हमें सिर्फ वर्टिकल फोर्सेस ही नज़र आ रही हैं. वर्टिकल फोर्स कैसे हैं? सब वेट की फॉर्म में लग रहे हैं. यूडीएल है और एक पॉइंट लोड है जो कि वेट की फॉर्म में लग रहे हैं. बाकी कोई भी यहाँ पर साइड से फोर्स नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लग रही है. तो हिंज सपोर्ट पर भी सिर्फ वर्टिकल ही रिएक्शन होगी. जब कोई हॉरिजॉन्टल वाली फोर्स है ही नहीं, डेवलप ही नहीं हो रही है, तो उसके लिए रिएक्शन भी नहीं आएगा. तो रिएक्शन भी नहीं आएगा तो हम उसकी वैल्यू को पहले से ही ज़ीरो मान लेंगे, कंसिडर ही नहीं करेंगे. तो सिर्फ हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे जो भी वर्टिकल रिएक्शंस होंगे. द गिवन बीम हैज़ टू अननोन रिएक्शंस कंपोनेंट. अब हमारे पास यहाँ पर दो अननोन रिएक्शन कंपोनेंट्स हैं. कौन कौन से हैं? एक तो रिएक्शन एट ए, और यहाँ पर इन्होंने शो कर रखा है उसे ए वाई और बी वाई से, यानी कि ए फोर्स पर जो रिएक्शन है वर्टिकल डायरेक्शन में और बी पर जो रिएक्शन आ रही है वर्टिकल डायरेक्शन में. तो अब इस फिगर को देखो आप. इस फिगर को देख के हमें समझ में आ रहा है कि हमारे पास सिर्फ दो ही अननोन है. कौन कौन से? दो अननोन है हमारे पास. एक है ए पॉइंट, यानी कि ए पर कितना रिएक्शन डेवलप होगा, और एक बी पॉइंट कि बी पॉइंट पर कौन सा रिएक्शन कितना रिएक्शन डेवलप होगा. तो अगर ये दो वैल्यूज़ हमें मिल जाती हैं तो हम इजीली शियर फोर्स भी फाइंड कर सकते हैं, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी बना सकते हैं. हमें बस इन दो की वैल्यूज़ चाहिए. और इन दो की वैल्यूज़ हम कैसे फाइंड करते हैं? इन दो की वैल्यूज़ हम फाइंड करते हैं जैसे मैंने आपको बताया था कि वेट और जितने भी रिएक्शन फोर्सेस हैं हम उसको इक्वेट करा देते हैं. इक्वेट क्यों कराते हैं? अगर वो इक्वल होंगी तो बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगी. इक्विलिब्रियम यानी कि ऐसी कंडीशन में रहेंगी जहाँ की उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, मोमेंट नहीं आएगा, डिस्टर्बेंस नहीं होगा, वो स्टेबल रहेंगे. तो हम इस कंडीशन में अप्लाई करके दोनों को इक्वेट करा देते हैं. इक्वेट कैसे करेंगे? एक यहाँ पर है, अगर सिर्फ आप पूरा डायग्राम में देखो, जो फोर्स नीचे साइड लग रही है, कौन सी फोर्स लग रही है? तो आपको सिर्फ वेट दिख रहा होगा. एक 20 किलो न्यूटन पर मीटर का 4 मीटर की लेंथ पे लग रहा है. एक तो ये लोड हो गया और दूसरा लोड हो गया 10 किलो न्यूटन का जो कि डी पॉइंट पर लग रहा है. तो ये डाउनवर्ड फोर्स. अगर डाउनवर्ड फोर्स अपवर्ड फोर्स के बराबर होगी, यानी कि जो फोर्स नीचे लग रही है वो फोर्स इक्वल होगी ऊपर लगने वाली फोर्स के, तो इससे इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाएगी और हम यहाँ से रिएक्शंस फाइंड कर लेंगे. तो अब ये टोटल वेट इक्वल हो जाएगा रिएक्शन ए पर जितना लग रहा है प्लस रिएक्शन बी पर कितना लग रहा है. तो एक इक्वेशन बन जाएगी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ए और बी दोनों ही अननोन है, दोनों की वैल्यूज हमें नहीं पता है. तो हमारे पास यहाँ पर एक इक्वेशन बन जाएगी. रिएक्शन एट ए प्लस रिएक्शन एट बी इज इक्वल्स टू, अब यूडीएल से लोड कितना आएगा? देखो 20 किलो न्यूटन पर मीटर है और कितने मीटर पर लग रहा है? 4 पर. तो वैल्यू आ जाएगी 20 किलो न्यूटन पर मीटर इंटू 4 मीटर. तो वैल्यू आई 80 किलो न्यूटन. मीटर से मीटर कैंसिल हो गया और साथ में 10 का और लग रहा है, तो ये 10 और ऐड कर देंगे तो 90. यानी कि रिएक्शन एट ए प्लस रिएक्शन एट बी इज इक्वल्स टू 90 किलो न्यूटन. हमारे पास ये एक इक्वेशन बन गई. हमने इस इक्वेशन का नाम रख लिया है इक्वेशन 1. अब इसके बाद हम क्या करते हैं? लास्ट क्वेश्चन में भी आपको याद होगा हमने एक जो फिक्स पॉइंट था वहाँ पर मोमेंट फाइंड किया और मोमेंट जो हिंज्ड पॉइंट होता है वहाँ पर 0 था. तो वहाँ पर मोमेंट 0 ले लेंगे और मोमेंट की इक्वेशन बना लेंगे. मोमेंट की इक्वेशन कैसे बनाएंगे? जैसे हम यहाँ पर ए पर मान लेंगे कि ए पर मोमेंट 0 है, तो उसके लिए क्या करेंगे? यूडीएल पॉइंट लोड और जो रिएक्शन एट बी है इन सब का मोमेंट फाइंड कर लेंगे ए पर. यानी कि ए पर यूडीएल की वजह से, पॉइंट लोड की वजह से और जो बी पर रिएक्शन डेवलप होगी
उसकी वजह से कितना मोमेंट आएगा उसको 0 के इक्वल रख देंगे। तो यहाँ से हमें कितना रिएक्शन डेवलप होगा बी पर, इसकी वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी। तो रिएक्शन मिल जाएगी, तो हम ये बी की वैल्यू इक्वेशन 1 जो कि थी RA + RB = 90, इसमें ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमें यहाँ से रिएक्शन एट ए और रिएक्शन एट बी की वैल्यू मिल जाएगी। अब ये वैल्यू कितनी होगी ये आप लोग सॉल्व करोगे, क्योंकि मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया है कि कैसे हमने रिएक्शन को इक्वेट कराया, कैसे फिर हमने रिएक्शन के लिए वैल्यू फाइंड की है। तो यहाँ पर सॉल्व करने के बाद चेक करना वैल्यूज़, आपकी वैल्यूज़ आएंगी। रिएक्शन एट ए आएगी 66 किलो न्यूटन और रिएक्शन एट बी आएगी 24 किलो न्यूटन। यहाँ तक बात हमें क्लियर है बिल्कुल। यहाँ तक हमने रिएक्शन को फाइंड कर लिया है। आगे देखते हैं, या इसको आप रीड करो एक बार। स्टार्ट करते हैं शेयर फोर्स वैल्यूज। रिएक्शन हमें क्लियर है। शेयर फोर्स वैल्यूज। Shear force at a section is the algebraic sum of all the forces on either side of the section. शेयर फोर्स हम पहले पढ़ चुके हैं कि अलजेब्रिक सम होता है बस फोर्सेस का। कॉर्नर पर जैसे जैसे रिएक्शंस लगती रहती हैं और साथ में वेट जितने भी आते रहते हैं, तो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम उनको प्लस कर देते हैं या माइनस कर देते हैं। जैसे कोई फोर्स डाउनवर्ड है तो उसको माइनस कर देते हैं, और कोई फोर्स अपवर्ड है तो हम उसको ऐड कर देते हैं। तो इस टाइप से हम शेयर फोर्स का बस अलजेब्रिक सम निकालते रहते हैं। Here we consider the forces on the left hand side of the section and take upward force as positive and downward force as negative। जैसे मैंने आपको बताया कि लेफ्ट हैंड में जितने भी फोर्सेस हैं उनको हम पॉजिटिव ले लेंगे, जितने भी अपवर्ड फोर्सेस हैं उनको हमने पॉजिटिव लिया है, और जितनी भी डाउनवर्ड है नीचे की डायरेक्शन में है उनको हमने नेगेटिव लिया है। Wherever there is a point load, we have to calculate the values of shearing force on both the sides left and right of the section, as there will be sudden change in the shear force values at that point। और point load पर हम तुरंत वो values को ऐड कर लेते हैं या सबट्रैक्ट कर लेते हैं। तो एफ ए लेफ्ट 0। अब देखो आप जैसे ए पॉइंट से हम शुरू कर रहे हैं तो एफ ए के लेफ्ट में राइट से डायग्राम शुरू है, लोडिंग शुरू है। अब लेफ्ट के बिल्कुल एंड में तो कोई लोड नहीं है, कोई फोर्स नहीं है, तो बिल्कुल शेयर फोर्स 0 होगी। लेकिन जैसे ही हम ए पर पहुंचे तो ए पर पहुंचते ही हमने रिएक्शन फोर्स फाइंड कर ली थी। रिएक्शन फोर्स लग रही थी 66 किलो न्यूटन की। तो जैसे ही ए पर पहुंचे फोर्स है 66 किलो न्यूटन की। बात क्लियर हो गई। अब एफ सी पर आए तो एफ सी पर जैसे हम एफ सी पर आए यानी कि हमने पूरा यूडीएल को कवर कर लिया। तो यूडीएल कवर करने के बाद आप देखोगे कि 66 अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स थी और वेट लग रहा है नीचे की डायरेक्शन में, तो हम इस वेट को माइनस कर देंगे। अब कितना है ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, तो हमें ये चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर है कि कैसे हम यूडीएल के लिए फाइंड करते हैं टोटल लोड। तो 20 किलो न्यूटन पर मीटर इंटू 4 मीटर, तो वैल्यू आई हमारे पास 20 इंटू 4 80। तो 80 माइनस कर दिया तो हमारे पास आई वैल्यू -14 किलो न्यूटन। अब ये वैल्यू -14 किलो न्यूटन ही रहेगी। कहाँ तक? डी तक, क्योंकि देखो डी तक, अब सी से लेकर डी तक कोई भी बीच में फोर्स नहीं है, यानी कि ना तो कोई लोड लगा है और ना कोई सपोर्ट है। सपोर्ट होता तो सपोर्ट रिएक्शन आती, और सपोर्ट नहीं है तो कोई भी रिएक्शन डेवलप यहाँ पर नहीं हो रही है। तो सी से लेकर डी तक कोई भी चेंज नहीं आया। आगे जैसे हम डी पर आए तो डी पर पॉजिटिव फोर्स डाउनवर्ड फोर्स लग रही है 10 किलो न्यूटन की। तो देखो -14 हमारा डी तक था, लेकिन जैसे ही डी पर आए तो एक 10
किलो न्यूटन की डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब हमने पढ़ा है ऊपर साइड जो फोर्स लग रही है उनको हम पॉजिटिव मान रहे हैं, और जो फोर्सेस नीचे साइड लग रही हैं उनको हम नेगेटिव मान रहे हैं। तो 14 माइनस 10 माइनस 14 माइनस 10, तो वैल्यू आई -24। ठीक है, यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर। और एफ बी तक आगे बिल्कुल सेम फोर्स रहेंगी, 24 ही रही, -24। जैसे हम बी पर आए, बी पर अपवर्ड फोर्स लग रही थी 24 किलो न्यूटन की। ठीक है, जैसे डी पर थे तो डी पर आते हैं जैसे 10 किलो न्यूटन लोड लगा तो हमारी फोर्स हो गई -24। लेकिन जैसे डी से बी तक आए, अब ऊपर से लग रही है 24 और एक नीचे से लग रही है 24, तो दोनों फोर्स कैंसिल। अगर हम दोनों साइड से इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाते हैं तो उसका असर 0 हो जाता है। आप दोनों साइड से सेम फोर्स लगा रहे हो, या तो कंप्रेसिव या टेंसाइल, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि दोनों फोर्स इक्वल है और ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर 0 हो जाएगी वैल्यू बी पॉइंट पर। तो हमने यहाँ से शियर फोर्स की वैल्यू समझ ली है। तो आप शियर फोर्स वैल्यूज़ को रीड करो। तो शियर फोर्स हमें निकालना यहाँ से क्लियर है, वैल्यूज हमारी नोट हो गई है। अब हम इसके लिए शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करेंगे। टू ड्रॉ द शियर फोर्स डायग्राम वी टेक द डिस्टेंस ऑन एक्स एक्सिस, हम एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस लेते हैं, और शियर फोर्स वैल्यू हम वाई एक्सिस पर लेते हैं। Wherever there is point load on the shear force diagram will be parallel to x-axis, and in case of uniform load, the shear force diagram is a sloping straight line as shown in shear force diagram. अब जब भी कोई पॉइंट लोड होता है तो shear force diagram एक्स एक्सिस के पैरेलल रहता है, यानी कि कोई चेंज नहीं आ रहा है। सेम एक जो लेंथ है shear force की वैल्यू वो सेम रहती है, और वो जो लाइन बनती है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है। और जब यूडीएल लगता है तो एक स्ट्रेट लाइन ही बनाता है, लेकिन स्लोपिंग बनाता है स्लोपिंग बनाता है। शियर फोर्स डायग्राम देखेंगे अभी। देखो शियर फोर्स डायग्राम इस टाइप से जब सारी वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं तो हम एक्चुअल डायग्राम बनाते हैं। उसके जस्ट नीचे क्यों लेते हैं, जिससे हमें अंदाज़ा हो जाए कि सी और डी के बीच में कितना गैप था और ए सी के बीच में कितना गैप था। तो इसके बेसिस पे हम बिल्कुल नीचे प्लॉट करते हैं एक्चुअल डायग्राम के नीचे शियर फोर्स, फिर बेंडिंग मोमेंट। तो शियर फोर्स की हमने यहाँ से वैल्यूज फाइंड कर ली है। ठीक है, शियर फोर्स की वैल्यू अब बताया था ना, पॉइंट लोड के लिए बिल्कुल सेम रहता है, और जब यूडीएल होता है तो स्लैंटिंग स्ट्रेट लाइन होती है। तो ए से सी के बीच में देखो अब स्लैंटिंग स्ट्रेट लाइन है, सी और डी के बीच में कुछ भी लोड नहीं लग रहा है तो सेम लाइन रही, और डी और बी के बीच में फिर स्ट्रेट लाइन रही क्योंकि पॉइंट लोड था। चलिए अब स्टार्ट करते हैं बीएमडी, बेंडिंग मोमेंट वैल्यूज। द बेंडिंग मोमेंट एट अ सेक्शन is the algebraic sum of the moment of all the forces on either side of the section. तो बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, एल्जेब्रिक सम होता है जितने भी मोमेंट होते हैं
किसी भी एक सेक्शन में, एक साइड में उसका एल्जेब्रिक सम होता है। हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट इज टेकन एज नेगेटिव। अब जो हॉगिंग होता है उसको हम नेगेटिव मानते हैं और सैगिंग को हम पॉजिटिव मानते हैं। सैगिंग हॉगिंग क्या है? जब भी बेंड नीचे की तरफ बेंड होता है तो उसको हम बोलते हैं हॉगिंग और ऊपर की तरफ को बोलते हैं सैगिंग। क्लिक हेयर टू गेट मोर अबाउट MA। अब देखो कैसे फाइंड कर रहे हैं। MA जो भी सपोर्ट होता है उस पर बेंडिंग मोमेंट 0 है। अब जैसे ही हम C पॉइंट पर आए तो C पर डायग्राम से समझो, यहाँ पर A पॉइंट पर 0 है, लेकिन A से जैसे ही आगे बढ़ रहे हैं तो 20, अब C पर फाइंड कर रहे हैं हम, तो 20 × 4 80 किलो न्यूटन। और इसका सेंटर कहाँ होगा? A और C के जस्ट बीच में। कितना डिस्टेंस हुआ? यानी कि 2 मीटर। C से भी 2 मीटर और A से भी 2 मीटर, तो ये एकदम इसका सेंटर पॉइंट होगा। तो 20 × 4 लोड हो गया इनटू डिस्टेंस, ये होता है, ये वैल्यू होती है मोमेंट की वैल्यू हम पढ़ चुके हैं। मोमेंट होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो फोर्स जितना भी लग रहा है, जितना भी फोर्स लग रहा है, फोर्स के साथ साथ मल्टीप्लाई कर देंगे उसके डिस्टेंस की, तो फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स इनटू डिस्टेंस। अब देखो यहाँ UDL का हमें क्लियर है। UDL के बाद एक लग रहा है पॉइंट लोड, तो हम D पर फाइंड कर सकते हैं। D में भी डिस्टेंस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखो MA 0 है, MC 66 × 4, ये जो रिएक्शन थी उसको मल्टीप्लाई किया है। 66 हमारी रिएक्शन थी A पॉइंट पर। अब बेंडिंग मोमेंट कैसे फाइंड होता है? जितनी भी फोर्सेस हैं उसको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 66 रिएक्शन, डिस्टेंस है 4 मीटर C पॉइंट के लिए, और UDL की वजह से भी मोमेंट आया, तो 20 × 4 × 2, तो यहाँ पर आ गया 104 किलो न्यूटन मीटर। MD 66। अब D पॉइंट पर जाएंगे तो रिएक्शन जितनी A पर लग रही थी मल्टीप्लाई कर देंगे बीच के डिस्टेंस से D तक, इंटू 8 कर दिया, माइनस UDL, क्योंकि UDL एंटी क्लॉकवाइज है और जितनी भी रिएक्शन है वो क्लॉकवाइज थी, तो यहाँ पर वैल्यू आ गई 48 किलो न्यूटन। और B पर फिर से वैल्यू 0 हो गई क्योंकि B सपोर्ट है। तो इस टाइप से हम इसका भी बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ कर लेंगे। तो देखो सारी वैल्यूज़ हमारे पास आ गई थी, ये सारी वैल्यूज़ के बाद हमने बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ कर लिया है। इसमें अगर कोई दिक्कत आएगी तो हम इसको जब ऑफलाइन क्लास होगी तो ऑफलाइन क्लास में कवर कर लेंगे। तब तक आप सारे एग्जाम्पल्स जितने भी आपको मिले वो सब ट्राई कर लेना, और जितने क्वेश्चंस मैंने आपको लेक्चर में कराए हैं वो भी कवर कर लेना। ओके, थैंक यू।